आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं जो कि है द कोड ऑफ वेजेस 2019, जिसे वेज कोड भी कहते हैं। यह भारत सरकार के द्वारा लाई जाने वाली एक नया कोड है जिसमें जो है 4 लेबर लॉज को जो है मिला करके उसको रिप्लेस कर करके एक नया बनाया गया है, जिसमें कि पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, मिनिमम वेजेज एक्ट, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट और पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, इन चारों को जो है मर्ज करके एक एक्ट बनाया गया है जिसमें वेजेस और बोनसेस के बारे में प्रोविजंस हैं। तो चलिए हम लोग समय वेस्ट ना करते हुए इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि आखिर ये वेज कोड है क्या। तो चलिए चलते हैं। द कोड ऑफ वेजेस 2019 को वेज कोड भी कहा जाता है। इसे हिंदी में वेतन संहिता अधिनियम 2019 के नाम से जाना जाता है। यह भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा अधिनियम बनाया गया है। केंद्र सरकार द्वारा श्रम कानून में सुधार का यह सबसे पहला और सबसे अच्छा कदम है। द कोड ऑफ वेजेस 2019 सभी को न्यूनतम मजदूरी की गारंटी प्रदान करता है। यह अधिनियम परिभाषित करता है कि मजदूरी की गणना कैसे की जाए, राज्यों के लिए सभी राज्यों के लिए समान मजदूरी भुगतान का निर्धारण किस प्रकार किया जाए। कोड ऑफ वेजेस 2019 के डिफिनीशन को जानते हैं। द कोड ऑफ वेजेस 2000, इसका मतलब ये है कि यह जो कोड है वो 4 लेबर एक्ट को रिप्लेस करती है, यानी इन 4 लेबर एक्ट को मर्ज करके एक द कोड ऑफ वेजेस बनाया गया है। ये 4 लेबर एक्ट हैं: द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। ऑफ वेजेस 2019 के लागू हो जाने के बाद इन 4 जो है लेबर एक्ट जो है वो स्वतः निरस्त हो जाएगा, वो स्वतः रद्द हो जाएगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं द वेज कोड या द कोड ऑन वेजेस के लेजिस्लेटिव हिस्ट्री के बारे में। सबसे पहले ये जो बिल है माननीय श्री संतोष गंगवार लेबर मिनिस्टर के द्वारा 23 जुलाई 2019 को लाया गया था, जिसका बिल नंबर 184 ऑफ 2019 था। इसे जो है सबसे पहले लोकसभा में 30 जुलाई 2019 को पास किया गया। उसके बाद इसे जो है राज्यसभा में 2 अगस्त 2019 को जो है पास किया गया, जिसके बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा गया, माननीय राष्ट्रपति महोदय के पास भेजा गया, जहां पर 8 अगस्त 2019 को जो है इसे साइन कर दिया गया, जिसके उपरांत इसे गजट में नोटिफाई कर दिया गया। इस एक्ट के तहत जितने भी रूल्स हैं, अभी रूल्स का फाइनलाइजेशन जो है सरकार के द्वारा नहीं किया गया। अभी जो है सरकार ने, केंद्र सरकार ने सिर्फ ड्राफ्ट रूल को जो है पब्लिश किया है और जो है यूनियंस अदर जो है मैनेजमेंट से जो है इसके बारे में जो है अपना एडवाइस मांगा है, जिसके बाद लास्ट में इसे फाइनलाइज किया जाएगा, जो कि अभी होना बाकी है। रूल्स के फाइनलाइज हो जाने के बाद ही यह जो है लागू किया जाएगा। इसके लागू हो जाने के बाद जो है जो चारों एक्ट है वो जो है स्वतः निरस्त हो जाएगा, स्वतः जो है वो रद्द हो जाएगा और द न्यू वेज कोड जो है वो लागू हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं कि ये एक्ट आखिर कहाँ कहाँ लागू होगा, कवरेज कहाँ कहाँ होगी, इसके अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या देखेगी और स्टेट गवर्नमेंट किस किस जो है एस्टेब्लिशमेंट को देखेगी। यानी इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, ये जो है पूरे इंडिया पर लागू होगा। क्योंकि पहले कश्मीर में धारा 370 था, अब वो हट चुका है, तो ये वहाँ भी लागू होगा। द कोड विल अप्लाई टू ऑल एम्प्लॉय, ये जो है जितने भी एम्प्लॉय हैं उस सभी पे अप्लाई होगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट
in relation to an establishment of railway, mines, oil field, major port, air transport service, telecommunication, banking, an insurance company, or a corporation or the other authority established by a central act or a central public sector undertaking, or subsidiaries companies set up by central public sector undertaking or autonomous body owned or controlled by the central government, including establishment of contractor for the purpose of such establishment, cooperation, or the authority, central public sector undertaking, subsidiaries company, or autonomous bodies, as the case may be, the central government will be the appropriate government. तो इस तरह से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का दायरा काफ़ी बढ़ाया गया है। जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं सबको जो है इस एक्ट के दायरे में लाया गया है। तो हमने जो ऊपर बताया है वो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आएंगे, और बाकी इन चीज़ों से जो बचा हुआ है वो जो है स्टेट गवर्नमेंट उन सारे एस्टेब्लिशमेंट में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगा। तो इस एक्ट में जो है दायरा बढ़ाया गया है ताकि सभी एस्टेब्लिशमेंट शामिल हो। अब इस एक्ट के अनुसार कुछ डिफिनीशंस के बारे में चर्चा करते हैं। एम्प्लॉयर मीन्स ए पर्सन हु एम्प्लॉयज वेदर डायरेक्टली और थ्रू एनी पर्सन, मतलब एक पर्सन वो एम्प्लॉयर कहलाएगा जब वो डायरेक्टली या थ्रू किसी आदमी के थ्रू या किसी आदमी के बिहाफ में एक या उससे अधिक एम्प्लॉय को एस्टेब्लिशमेंट में काम कराएगा तो जो है वो एम्प्लॉयर कहलाएगा। यदि वह जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कराए या स्टेट गवर्नमेंट में, यानी एक से अधिक अगर एम्प्लॉय को वर्कर को काम कराता है या किसी के थ्रू करवाता है तो वो एम्प्लॉयर कहलाएगा। दूसरा है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मीन्स एनी पर्सन एम्प्लॉयड ऑन वेज बाय एन एस्टेब्लिशमेंट टू डू एनी स्किल्ड। इसका मतलब यह है कि कोई भी पर्सन किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहा है। कौन सा काम कर रहा है? स्किल्ड का काम कर रहा है, सेमी स्किल्ड का, अनस्किल्ड का, मैनुअल, ऑपरेशनल, सुपरवाइजरी, मैनेजियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल, क्लर्कियल इत्यादि वर्क अगर करता है तो वो एक एम्प्लॉय कहलाएगा। और हाँ, ध्यान रहे इसमें जो है आर्म्ड फोर्स ऑफ यूनियन यानी भारत सरकार के आर्म्ड फोर्स को जो है एम्प्लॉय के डिफिनीशन में नहीं रखा गया है। अब आते हैं एस्टेब्लिशमेंट। एस्टेब्लिशमेंट मीन्स एनी प्लेस वेयर एनी इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस, मैन्युफैक्चर और ऑक्यूपेशन इज कैरीड ऑन एंड इंक्लूड्स गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट। जहाँ पर जो है कोई ट्रेड हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, इंक्लूडिंग भारत सरकार का, गवर्नमेंट का, बिहार सरकार का कोई भी एस्टेब्लिशमेंट है तो वो एस्टेब्लिशमेंट कराएगा। कॉन्ट्रैक्टर का क्या मीनिंग है? मीन्स ए पर्सन हु अंडरटेक टू प्रोड्यूस ए गिवन रिजल्ट फॉर एस्टेब्लिशमेंट। मतलब जो एक एस्टेब्लिशमेंट के लिए रिजल्ट प्रोड्यूस करे तो वो जो है कॉन्ट्रैक्टर कहलाएगा। और जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स का सप्लाई करेगा एस्टेब्लिशमेंट के लिए या फिर ह्यूमन रिसोर्स का सप्लाई करेगा थ्रू सब कॉन्ट्रैक्टर भी, तो वो कॉन्ट्रैक्टर कहलाएगा। अब वर्कर्स के डिफिनीशंस में आते हैं। वर्कर्स मीन्स एनी पर्सन एक्सेप्ट एन अप्रेंटिस, मतलब कोई भी आदमी अप्रेंटिस वाले को छोड़ करके एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहा हो, कोई भी वर्क हो, मैनुअल वर्क हो, अनस्किल्ड वर्क हो, स्किल्ड वर्क हो, टेक्निकल वर्क हो, ऑपरेशनल वर्क हो, क्लर्कियल वर्क हो, सुपरवाइजरी वर्क हो, तो वो जो है वर्कर के डिफिनीशंस में आएगा। हाँ दोस्तों, वर्कर्स के डिफिनीशंस में इस लेबर कोड यानी वेज कोड में जो है वाइड कर दिया गया, अधिक जो है कवरेज दिया गया है। यानी जो है अगर कोई भी जो है whether the terms of employment be express or implied
एंड इंक्लूड्स वर्किंग जर्नलिस्ट, यानी जर्नलिस्ट को भी जो है वर्कर्स में शामिल किया गया है। एंड सेल्स प्रमोशनल एम्प्लॉयज़, सेल्स प्रमोशनल एम्प्लॉयज़ को भी जो है वर्कर्स के डिफिनीशंस में शामिल किया गया है। यानी अगर किसी भी प्रोडक्ट के सेल्स के प्रमोशंस के लिए जो है अगर कोई ह्यूमन बीइंग यूज़ किया जा रहा है तो वो जो है वर्कर्स के डिफिनीशन में आएगा। यानी इस लेबर कोड में जो है ईच एंड एवरीथिंग, प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो या निजी क्षेत्र हो, सभी को जो है इसके अंतर्गत जो है शामिल किया गया है। सभी को इसके अंतर्गत जो है इसके रूल्स को, रेगुलेशंस को, प्रोविजंस को फॉलो करनी होगी। तो चलिए आगे इसके बारे में जानकारी देते हैं। द कोड ऑन वेजेस 2019, इट मीन्स मिनिमम वेजेस। मिनिमम वेजेस के बारे में जो है हम लोग चर्चा करेंगे। कोड ऑन वेजेस के अंतर्गत मिनिमम वेजेस क्या है। एप्लीकेबिलिटी, ऑल एम्प्लॉयमेंट नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट। पहले क्या था कि मिनिमम वेजेस जो है वो शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट में ही जो है लागू होता था, लेकिन अब जो है मिनिमम वेजेस जो है शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट के अलावे सारे एम्प्लॉयमेंट में लागू किया जाएगा। ठीक है। वेजेस वाइड डिफिनीशन विथ स्पेसिफिक एक्सक्लूशन, एचआरए कवर्ड अंडर एक्सक्लूशंस। यानी पहले जो है वेजेज में एचआरए कवर नहीं होता था, अब एचआरए भी जो है वेजेज में कवर कर दिया गया है। उसके बाद जो है रेस्ट डे, रेस्ट डे नॉर्मल वर्किंग डे। रेस्ट डे जो है एवरी पीरियड ऑफ 7 डेज, 7 डेज में 1 डे जो है वो रेस्ट दे देनी है। ठीक है। और वर्किंग आवर जो है वो 8 आवर्स रहेंगे। अभी जो है कोविड-19 के लॉकडाउन के चलते जो है चूँकि सारे इंडस्ट्री पीछे हो गए हैं तो वर्किंग आवर्स को बढ़ाने की बातें चल रही है। ओवर टाइम जो है वो नॉर्मल वेजेस का डबल वेजेस दिया जाएगा। और हाँ, एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों इस वेज कोड में लाया गया है, नेशनल फ्लोर वेजेस। कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोर वेजेस ब्राउड अंडर द कोड itself, सेंट्रल गवर्नमेंट टू फिक्स नेशनल फ्लोर वेजेस टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ वर्कर्स। यानी वर्कर्स के लिविंग स्टैंडर्ड के अनुसार जो है एक फ्लोर वेजेस जो है फिक्स किया जाएगा। और ये फ्लोर वेजेस जो है मिनिमम वेज जो भारत सरकार या बिहार सरकार मिनिमम वेजेस फिक्स करेगी वह इस फ्लोर वेजेस से हमेशा ऊपर रहेगा, यानी अधिक रहेगा, उससे कम नहीं किया जा सकता। रिवीजन ऑफ मिनिमम वेजेस, मिनिमम वेजेस कैन बी रिवाइज्ड एट ए मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर इंटरवल। यानी 5 साल के इंटरवल में मिनिमम वेजेस को जो है रिवीजन किया जाएगा। क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग मिनिमम वेजेस, मिनिमम वेज कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, स्किल टेस्ट के अनुसार, इन सभी ज्योग्राफी और बोथ वर्किंग इन्वायरमेंट, इन सभी चीज़ों के अनुसार किया जाएगा। द कोड ऑन वेजेस 2019, पेमेंट ऑफ वेजेस, पेमेंट ऑफ वेजेस कितनी होगी। अप्लीकेबिलिटी, नो वेजेस थ्रेशोल्ड एज अगेंस्ट 24,000 इन करेंट एक्ट, ऑल एस्टेब्लिशमेंट कवर एज अगेंस्ट स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज अंडर द करेंट। यानी इस एक्ट के तहत पेमेंट ऑफ वेजेस का जो है मिनिमम 24,000 पर मंथ किया जाएगा। मीनिंग ऑफ वेजेस, मीनिंग ऑफ वेजेस का मतलब होगा कन्वीनियंस अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, एचआरए, रिम्यूनरेशन और एनी ओवरटाइम अलाउंस एटसेट्रा जो है मीनिंग ऑफ वेजेस में आएगा। क्वांटम ऑफ डिडक्शन, परमिसिबल डिडक्शंस आर स्पेसिफाइड, एग्रीगेट डिडक्शन कैन बी एक्सीड नॉट एक्सीड 50%, इंक्लूड्स पीएफ एंड पेंशन कंट्रीब्यूशन, टैक्स विथहोल्डिंग, एडवांस फाइन्स। यानी जब 50% से अधिक जो है डिडक्शन नहीं हो सकता। वेज पेमेंट जो है डेली वेज रेट है तो एट द एंड ऑफ शिफ्ट होगा, वीकली वेज पीरियड हो तो ऑन लास्ट वर्किंग डे पेमेंट करनी है, फोर्टनाइटली वेज पीरियड है तो जो सेकेंड डे ऑफ एक्सपायरी ऑफ फोर्टनाइट, मंथली है तो जो है 7 डे ऑफ ईच मंथ करनी है। फाइनल सेटलमेंट
ऑन रिमूवल, रेजिग्नेशन, डिसमिसल, रिट्रेंचमेंट। अगर फाइनल सेटलमेंट जो है इन सारे कंडीशंस में देनी है तो विद इन 2 डेज देनी है। तो चलिए दोस्तों, आगे जो है हम लोग देखते हैं पेमेंट ऑफ बोनस के बारे में। बोनस कहाँ अप्लीकेबल होगा? जिस एस्टेब्लिशमेंट में 20 या उससे अधिक पर्सन्स एम्प्लॉय होंगे वहाँ बोनस लागू होगा। प्रोविजन रिलेटिंग मैक्सिमम बोनस जो है ये पिछले एक्ट की तरह जो है 8.33% एंड मिनिमम 8.33 एंड मैक्सिमम 20% होगा। वेज थ्रेशोल्ड फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय कंप्यूटेशन ऑफ बोनस टू बी नोटिफाइड बाय द एप्रोप्रिएट, ये एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बाद नोटिफाई करेगी। प्रिंसिपल एम्प्लॉय, हाँ, अगर कॉन्ट्रैक्टर जो है बोनस पे नहीं करता है तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर उसके लिए टोटली लाइबल है, सब्जेक्टेड टू सम कंडीशंस। ठीक है, अब आते हैं इक्वल रिम्यूनरेशन के बारे में। तो इस वेज कोड जो है ये ऐसा प्रोविज़न देती है कि जो है सेक्स के अनुसार जो है सेम और सिमिलर काइंड ऑफ वर्क के लिए, नेचर ऑफ वर्क के लिए सेम जो है उसका रिम्यूनरेशन मिलेगा। उसमें कोई जो है आपको जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, यानी महिला और पुरुष में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, दोनों को समान वेजेज मिलेंगे। अब आते हैं रिम्यूनरेशन में। इसमें जो है कन्वीनियंस अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस, HRA इत्यादि को भी जो है शामिल किया गया है वेजेज में। एम्प्लॉय मीन्स जो है स्पेसिफिक डिफिनीशन फॉर एम्प्लॉय एंड वर्कर्स। एम्प्लॉय रेफर्स टू इंडिविजुअल एम्प्लॉयड इन एनी एस्टेब्लिशमेंट एंड वर्कर टू वन एम्प्लॉयड इन ए इंडस्ट्री। तो चलिए हम लोग जो है आगे देखते हैं वेज कोड के बारे में, यानी कोड ऑफ वेजेस 2019 के बारे में कि आगे का क्या प्रोविजंस है। तो सबसे बढ़िया अच्छा और इम्पोर्टेंट चीज़ जिसमें सरकार ने इसमें अमेंडमेंट की है पेनल्टी और ऑफेंसेस के अनुसार। अगर पेमेंट ऑफ वेजेस जो है लेस करते हैं तो उसके लिए पहली बार अगर आप फर्स्ट इंस्टेंस अगर गलती करता है कोई कॉन्ट्रैक्टर तो उसे 50,000 फाइन किया जाएगा। अगर दूसरी बार और तीसरी चौथी बार अगर करता है तो उसके लिए 3 मंथ का जेल, इम्प्रिजनमेंट और फाइन 1 लाख तक हो सकता है। कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी अदर प्रोविजंस ऑफ रूल्स अंडर द कोड, अगर एनी अदर प्रोविजंस को जो है आप कॉन्ट्रावेंशन करते हैं पहली बार तो 20,000 फाइन है, दूसरी और तीसरी चौथी बार 5वीं बार करते हैं तो उसके लिए 1 महीने का जेल और 40,000 फाइन है। कॉन्ट्रावेंशन ऑफ नॉन मेंटेनेंस ऑफ इम्प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, उसके लिए जो है 10,000 फाइन है। नॉन कंप्लायंस ऑफ प्रोविजंस ऑफ कोड आफ्टर द टाइमलाइन अंडर द डायरेक्शन फ्रॉम फैसिलिटेटर कम इंस्पेक्टर, अगर इंस्पेक्टर ने कोई भी जो है ऑब्जर्वेशन पॉइंट आउट किया है और आपको कंप्लायंस के लिए कह रहा है, अगर आप नहीं कंप्लायंस करते हैं तो उस केस में जो है आपके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन फाइल किया जाएगा। और अगर आप दूसरी बार ऐसा करते हैं, दूसरी बार यानी कि पहली बार के बाद अगर 5 साल के अंदर अगर करते हैं तो आपको जो है बिना कोई मौका दिए हुए आपके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन केस जो है क्रिमिनल केस फाइल किया जाएगा। तो इस वेज कोड के तहत सबसे बड़ा जो है कंसर्न्स क्या है, पॉइंट्स क्या हैं अभी के समय में, कि सबसे बड़ा पॉइंट्स हैं कि वेज कोड का अभी तक कोई फाइनल रूल्स जो है पब्लिश नहीं किया गया, अभी ड्राफ्ट रूल्स ही पब्लिश किया गया। इसका कोई इफेक्टिव डेट भी जो है सरकार के द्वारा नहीं दिया गया है कि कब से लागू होगा, और जो है वेजेज का जो सेटलमेंट टाइमिंग है वो भी नहीं दिया गया। कंप्यूटेशन ऑफ वेजेज मेथोडोलॉजी, और वेज का जो कैलकुलेशन होगा उसका क्या मेथड होगा ये भी अभी फिक्स नहीं किया गया है। एम्प्लॉय कैटेगरी एंड मिनिमम वेजेस प्रोविजंस, ये भी अभी जो है फिक्स नहीं किया गया है। वेज फॉर द पर्पस ऑफ बोनस टू बी नोटिफाइड स्टेट वाइज, तो जो बोनस का प्रोविजंस होगा वो जो है स्टेट के द्वारा नोटिफाई
किया जाएगा, हर एक स्टेट के द्वारा इसे नोटिफाई किया जाएगा। तो चलिए, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।